अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 126 126। और हमने ये भी मालूम कर लिया है कि जहां हमने रेलवे लाइन में बम रखना है वहां गाड़ी किस वक्त पहुंचेगी। रवानगी के स्टेशन पर और रास्ते के एक स्टेशन पर हमारे आदमी मौजूद हैं जो रेलवे के मुलाजम हैं। वो हमें सही वक्त एक बार फिर बता देंगे। वो इस गाड़ी को तबाह करना चाहते थे जो बहुत बड़ा काम था। 6-7 सोंफरी की गोरा रेजिमेंट को तबाह करना अंग्रेज़ों पर बहुत बड़ी चोट थी। ऐसा तबाहकारी का सिलसिला कामयाबी से चलता रहता तो अंग्रेज़ों के पांव उखाड़े जा सकते थे। हमने तफसीलात तय कर ली। मेरा दिमाग उन कामों में बड़े काम की चीज़ें सोच लेता था। अगली सुबह 2 लीडर किस्म के आदमी मुझे कस्बे से तकरीबन 8 मील दूर ले गए। एक के पास 2 नाली और दूसरे के पास 1 नाली बंदूक थी और हम शिकार के बहाने वहां गए थे। उस जंगल में से रेलवे लाइन गुजरती थी। लाइन खासी बुलंदी पर थी और वहां मोड़ था। वो इलाका कुछ पहाड़ी सा था, वहां कई मोड़ थे। मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि बम कहाँ रखना चाहिए। रेलवे लाइन पर टहलते टहलते मैंने एक मोड़ का इंतखाब किया और ऐसी जगह देखी जो इंजन के ड्राइवर को मोड़ काट कर ही नज़र आ सकती थी। वहां पहुंचकर और ये देखकर कि आगे रेलवे लाइन उड़ी हुई है, वो गाड़ी को नहीं रोक सकता था। हमने बंदूकों से चंद एक परिंदे मारे जो हम शहर तक नहीं ला सके, रास्ते में ही फेंक आए क्योंकि हिंदू गोश्त नहीं खाते। इसका अफसोस मुझे ही होना था और बहुत ही अफसोस हुआ। रात को इतला आई कि गाड़ी अगले दिन 1 और 1:30 बजे के दरमियान उस मकाम से गुजरेगी जो हमने बम के लिए मुंतखब किया था। बम उसी घर में रखे थे जिसमें मुझे ठहराया गया। मैंने पहली बार उनका बम देखा और उनके पास ऐसे 3 बम थे। मैंने गौर से देखा, जो बम रेलवे लाइन पर रखना था वो ज़रा बड़ा था। ये गोल सा डब्बा था जो 6 इंच से कुछ ज़्यादा लंबा और तकरीबन 4 इंच चौड़ा था और उसके अंदर जो बारूद भरा हुआ था वो खासा वज़नी था। उसके वज़न से मुझे यकीन हो गया कि ये तो हमारी तवक्का के ख़िलाफ़ ज़्यादा तबाही मचाएगा। उसमें बारूद कौन सा है, मैंने पूछा। ये तो हमें मालूम नहीं, मुझे जवाब मिला। अगर ये डायनामाइट है तो रेलवे लाइन के टुकड़े हवा में उछाल देगा, मैंने कहा, और वहाँ गहरा गड़ा बन जाएगा। जिन्होंने ये बम बनाया है, एक ने कहा, वो कहते हैं कि ऐसी ही तबाही करेगा जैसी तुम बता रहे हो। उन लोगों का प्रोग्राम ये भी था कि जब गाड़ी उलट जाएगी तो दूर से रिवाल्वरों से उन गोरों पर गोलियां चलाएंगे जो गाड़ी में से बच कर निकलेंगे। दूसरी सुबह मेरे अलावा 5 आदमी उस जंगल में पहुंच गए जहां हम गुज़श्ता रोज़ गए थे। 3 के पास रिवाल्वर थे। हम वैसे ही जंगल में घूमते फिरते रहे। एक जगह बैठकर खाना खाया जो हम साथ लाए थे, और जब गाड़ी के गुजरने का वक़्त करीब आया तो मैंने लाइन पर बम रखना अपने ज़िम्मे लिया और बाकी आदमियों को मुख्तलिफ बुलंद जगहों पर फैलाकर पोजीशनों में बिठा दिया। उनमें से 3 आदमियों ने गोरों पर गोलियां चलानी थी। दूर से इंजन की विसल की आवाज़ सुनाई दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक गाड़ी अभी 4 मील दूर थी। मैं बम लेकर उस मोड़ के करीब जा पहुंचा। उस चट्टान के पीछे से काला धुआं उठता नजर आया। मैंने रेल की पटरी पर कान रखा तो मुझे रेलगाड़ी की हल्की हल्की थरथराहट महसूस हुई। चंद मिनट और इंतज़ार किया तो इंजन की विसल सुनाई दी। आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि इंजन 1 मील से ज़्यादा दूर नहीं। मैंने बम एक पटरी के नीचे रख दिया। जेब से माचिस निकाली। बम की बत्ती 6-7 इंच लंबी थी। मैंने माचिस जलाई और बत्ती को आग लगा दी। वहाँ देखने वाला कोई भी ना था। मैंने माचिस जलाई और बत्ती को आग लगा दी। वहाँ देखने वाला कोई भी ना था। मैं बहुत तेज़ दौड़ा और अपने लिए जो जगह मुंतखब की थी वहाँ तक पहुँचने से पहले ही बम फट गया। धमाका तो बड़ा ज़ोरदार था। मेरी उस तरफ पीठ थी क्योंकि मैं आगे की तरफ दौड़ा जा रहा था और मैंने तसव्वुर में देखा कि पटरी के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं और वहाँ गहरा गड़ा बन गया है। मैंने तसव्वुर में ही देखा कि इंजन गड़े में गिरा और तेज़ रफ्तार गाड़ी के डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और फिर लड़कते हुए नीचे आ गए। मैं बुलंदी पर अपनी पोजीशन पर पहुंचा और पीछे देखा। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी और उस मोड़ से गुजर कर आगे निकल गई।
मैंने अपनी आंखें हाथों से मली और फिर देखा। इंजन ने एक बार फिर विसल दी और मुझे यूं लगा जैसे इंजन ने हमारा मजाक उड़ाया हो। वो तमाम डब्बों को घसीटता आगे ही आगे बढ़ रहा था। 600-700 गोरे खैरो अफियत से गुजर गए। जब रेलगाड़ी बहुत दूर निकल गई तो मैं सर झुकाए हुए अपनी पोजीशन से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता वहाँ तक गया जहाँ मैं बम रखाया था। वहाँ बम नहीं था जहाँ ये फटा था, और वहाँ से जो पत्थर उड़ गए थे जो रेलवे लाइन के साथ साथ रखे होते हैं, पटरी जूं की तूं मौजूद थी। मैं वहाँ से वापस आया, मेरे साथी भी आ गए और मैंने उन्हें बहुत ही जलील किया, कुछ गालियाँ भी दी और वो बम बनाने वाले को बुरा भला कहने लगे। हम वापस आए और मैंने अपने खंजर से दूसरे बमों के डब्बे तोड़कर देखे। उनमें वो बारूद भरा हुआ था जो शादी के गोलों में इस्तेमाल होता है। सब परेशान हो गए और मैंने उन्हें कहा कि मैं अब वापस जाता हूँ। डायनामाइट वाला बम लाओ और किसी और मिलिट्री स्पेशल का इंतज़ार करो। मैंने उन्हें यह भी कहा कि जब तुम्हें वो बम मिल जाए और किसी मिलिट्री स्पेशल के गुजरने की इतला मिले तो मुझे बुला लेना। क्या तुम दीबा तक इतला पहुंचा सकते हो? मैंने पूछा। बड़ी आसानी से मुझे जवाब मिला। अगली सुबह मैं फिर गरीब सा देहाती बना हुआ वापस आ रहा था। वापसी के सफ़र में कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश ना आया। मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ रहा था। मेरे करीब से गुजरने वाले मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। लोग लिबास को देखते हैं। लिबास जितना कीमती और भड़कीला होता है, लोग उतने ही ज़्यादा देखते हैं, मुतासर और मरूब होते हैं, मगर ये नहीं देखते कि उस लिबास के अंदर जो इंसान है वो कितना कुछ कीमती है, या उसकी कुछ कीमत है भी या नहीं। शेर की खाल ओढ़कर गधा शेर नहीं बन सकता, लेकिन लोग खाल देखते हैं। मेरे करीब से गुजरने वाले लोग मेरे लिबास की वजह से ये देखने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे थे कि मैं कौन हूँ। मेरे लिबास की कीमत 10 रुपये भी नहीं थी, लेकिन मेरी कीमत 10,000 रुपये थी। मैं ज़रा कुबड़ा होकर चल रहा था, जैसे मुफलसी और मशक्क़त ने मेरा जिस्म तोड़ डाला हो। ये भी एक वजह थी कि मेरे करीब से गुजरने वाले मुझे इस काबिल नहीं समझते थे कि मुझे देखते। मेरी ज़रूरत यही थी कि मुझे कोई पहचानने की कोशिश ना करे। मैंने कुछ फासला यक्के पर तय किया। मेरे अलावा 5 सवारियाँ थी और यक्के वाला था। जगह होने के बावजूद मुझे सवारियों ने जगह नहीं दी। मैं नीचे बैठा था और मैंने सर घुटनों में दे लिया था। यक्के से उतरकर बाकी सफ़र पैदल तय किया। वापसी का सफ़र इस लिहाज से मुख्तलिफ था कि नाकामी के एहसास ने मेरे रूह को पस मुर्दा और मेरे जिस्म को बेजान सा कर दिया था। मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे ये नाकामी मेरी किसी गलती से हुई है। मेरे दिल पर इतना बोझ था कि मेरा मसनूई कुबड़ापन मुझे कुदरती महसूस हो रहा था, जैसे इस बोझ ने मेरी कमर दोहरी कर दी। मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये गलती मेरी नहीं थी और मुझे खुश होना चाहिए कि एक गिरोह मिल गया है जिसके पास वसाइल हैं और उसके प्लान कारगर हैं। उस गिरोह ने तो मुझे अपना कमांडर भी तस्लीम कर लिया था। मुझे दीबे के इस इरादे पर खुश होना चाहिए था कि वो मेरा हम ख्याल था और वो उस गिरोह में मुसलमानों को शामिल करना चाहता था। मुझे ये सोचना चाहिए था कि उसके इरादे को अमली शक्ल किस तरह दी जा सकती है, मगर दिल पर जो बोझ था वो बढ़ता जा रहा था। मैंने उस नाकामी को जहन से उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। सोचों और ख्यालों में कशमकश शुरू हो गई। मैं अपने जहन को हमेशा अपने काबू में रखा करता था, लेकिन उस रोज़ जहन भटक गया और मुझ पर बेजारी सी तारी होने लगी, जो इतनी बड़ी कि मैं अपने मिशन की नाकामी को बहुत बड़ा शगुन समझने लगा। बेजारी या यास अंगेज हो गई और जहन पर मायूसी की स्याह घटा छा गई। मैं चला जा रहा था। मेरी रफ्तार सुस्त तो नहीं थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे मैं कदम घसीट रहा हूँ और मैं मंजिलों से दूर ही कहीं गिर पड़ूंगा। मुझे शक होने लगा कि मुझ पर किसी ने जादू या तावीज़ कर दिया है। मैं तो हम्माद को कबूल नहीं किया करता था, लेकिन जादू और उल्टे तावीज़ों को मैं मानता था। उसे कोई काला इल्म, कोई जादू और कोई उल्टे तावीज़ कहता है। मैंने ऐसे कई केस देखे थे।
उम्र में आगे चलकर भी देखे हैं और ऐसे केस आपने भी देखे होंगे। किसी के घर में पत्थर गिरने लगते हैं या कपड़ों को आग लगती है। पेशावर आमल और पीर वगैरह कहते हैं कि ये जिन्नात की कारस्तानी है। आमल वगैरह मुतासरा घर में डेरे डाल देते और उन लोगों की मजबूरियों और मजलूमियों से खूब माल बटोरते। दर हकीकत ये काला इल्म है जो दुश्मनी की बिना पर किसी पर चलाया जाता है। ये काला जादू बाद बीवियां अपने खामदों और उनकी माओं पर भी कराती हैं और वो उनके ज़ैर रहें। बाज़ लड़कों की सासें उन्हें अपने ताबे रखने के लिए आमलों के पास जाती हैं कि वो उनके दामादों पर उल्टे तावीज़ करें। मैं आपको अपना मुशाहदा बताता हूँ। मुझे मालूम ना हो सका कि मैं इन तस्वरों से कितनी देर बाद निकला। मैं जब हकीकी दुनिया में आया तो अपने आप को एक वीराने में से गुजरता पाया। ये नशीबी इलाका था। मैं लाशौरी तौर पर वहाँ तक पहुँच गया था। मैंने चौंक कर गिरदो पेश को देखा। मुझे खदशा सा महसूस हुआ कि मैं असल रास्ते से भटक गया हूँ। मुझे याद आ गया कि जाते हुए मैं इस नशीब में से गुज़रा था। मैं सीधा रास्ते पर जा रहा था और मैंने अभी वापसी का आधा रास्ता तय किया था। सायरा एक बार फिर मेरे ख्यालों में आ गई और मैं उसके मतलब सोचता हुआ चलता गया। मैं सोच ये रहा था कि सायरा अगर अब तक शादी नहीं की तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके साथ ही ख्याल आया कि उसके भाई अयूब की वजह से और इस वजह से भी वो अगवा हुई और बहुत दिन डाकुओं के पास रही। मालूम नहीं किसी ने उसे कबूल किया भी होगा या नहीं। ये तो कोई भी नहीं जानता था कि वो मेरे पास रही थी और मैंने उसकी असमत को खुदा की अमानत समझा था। ये तो मुनव्वर और तजम्मुल को भी शक होगा कि मैंने सायरा को अपनी दाश्ता बनाकर रखा था। अगर सायरा की अभी शादी नहीं हुई थी तो ये मेरा गुनाह था। वो मेरे गुनाह की सज़ा भुगत रही थी। सायरा की शादी के मतलब सोचते सोचते मुझ में रकाबत का जज्बा पैदा होने लगा, जो इतना बड़ा कि मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगा कि सायरा की शादी किसी और के साथ हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। ये ख्याल भी आया कि सायरा भी किसी और को ना कबूल करेगी ना बर्दाश्त करेगी। मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं उस काले जादू को समझ गया हूँ जो मुझ पर सवार हो गया है। अगर यही जादू था तो मैंने उसके असर में से निकलने की कोशिश ना की। मैं भूख से बेहाल हुआ जा रहा था। मैं अपने साथ खाना कुछ भी नहीं लाया था। मुझे वो गांव नज़र आने लगा जहां साहूकार रहता था। ये लैला और रमेश का गांव था। वहीं से मुझे खाने को कुछ मिल सकता था। भूख की शिद्दत ने मुझे तेज़ चलने पर मजबूर कर दिया। गांव दूर नहीं था। मैं वहां पहुंच गया। ये खासा बड़ा गांव था। मुसलमानों की आबादी हिंदुओं जितनी ही थी। एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि गांव के अंदर एक तनूर है जहां से दाल और रोटी मिल सकती है। उस तनूर पर पहुंचा तो वहां तनूर पर अधेड़ उम्र औरत बैठी थी। ये तनूर उसी का था। उसके पास 3 आदमी बैठे थे। वो रोटी का वक्त नहीं था और ना वहां से बहुत सी औरतें होती। तनूर से मुझे रोटियां और चने की दाल मिल गई जो मैं खाने बैठ गया। मैं चूँकि अजनबी था इसलिए मुझे तनूर पर बैठे हुए आदमियों ने देहात के रिवाज के मुताबिक मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। मैंने झूठ बोला और उन्हें सवाल का जवाब मिल गया। सुना था यहाँ बड़े सेठ के घर डाका पड़ा था। मैंने कहा यह शायद अभी तक पता नहीं चला कि यह किस डाकू की वारदात है। नहीं भाई, एक आदमी ने जवाब दिया, कुछ पता नहीं चला। पता तो सबको है, एक और आदमी बोला। सेठ के अपने बेटे के साले रमेश ने उसका खजाना खाली कर दिया। सुना है कि वो गांव से भाग गया है। मैंने कहा रमेश अपनी बहन को भी साथ ले गया है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि यह जुरे की वारदात है। अल्लाह की अल्लाह जाने भाई, एक ने कहा। सेठ के पास कौन सी हलाल की रकम थी। वही खाते में उल्टी सीधी लकीरें डालकर हराम खोर ने लोगों से सूद इकट्ठा किया हुआ था या डंडी मारकर दौलत इकट्ठी कर रखी थी। बाद लोग दीबे का नाम भी लेते हैं। मैंने कहा नाम तो लोगों ने डाकुओं का ही लेना है। उनमें से एक ने कहा लेकिन असल डकैत अपनी बहन को साथ लेकर गांव से गायब हो गया है। पुलिस को उनका खुरा खोज भी नहीं मिला। मेरी कोशिश ये थी कि उन आदमियों से कुछ पता चल जाए कि पुलिस ने तफ्तीश का रुख किस तरफ मोड़ा हुआ है।
लेकिन उन्हें पुलिस की कारगुजारी का कुछ इल्म नहीं था। ये गरीब और सादा से किसान थे और ये वही बातें सुनाते थे जो उन्होंने किसी से सुनी थी। इस सुनी आई हुई अफवाहें ज़्यादा थी। मैंने उनकी बातों से अखज़ किया कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं डकैती की ये वारदात रमेश ने की है और वो तजर्बाकार डाकुओं को लाया था और लैला ने घर भेदी का काम किया। मैंने खाना खाया, पानी पिया और वहाँ से चल पड़ा। मैं जब उस ढकी छुपी जगह में दाखिल हुआ जहाँ दीबा का ठिकाना था तो रात शुरू हो चुकी थी। मैंने मुंह से वो मखसूस आवाज़ निकाली जो उस जगह दाखिल होने से पहले निकाली जाती थी। ये एक कोड था जिसे सिर्फ दीबा के आदमी जानते थे। मैं रुकावटें अबूर करता दीबा के पास पहुंच गया। हमीदुल्लाह खान और नूरुल्लाह उसके पास बैठे हुए पीने पिलाने में लगे हुए थे। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए कि मैं खैरियत से वापस आ गया हूँ। दीबे उस्ताद, मैंने कहा, तुम्हारे यार हैं तो अकल वाले और तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन हैं बिल्कुल सीधे। तुम ये बताओ कि कुछ करके भी आए हो या सैर सपाटा करके आ गए हो? दीबा ने कहा, वो कहते थे कि रेलगाड़ियाँ तबाह करेंगे। रेलगाड़ियाँ पटाखों के बारूदों से तबाह नहीं हुआ करती, मैंने कहा और उन्हें पूरा वाकया सुना दिया। फिर कहा कि मैं उन्हें कह आया हूँ कि डायनामाइट का बंदोबस्त करो और मुझे बुला लो। हम कुछ देर इस मौजू पर बातें करते रहे। मैं थक कर चूर हो चुका था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह अगर लैला मुझे ना जगाती तो शायद मैं सारा दिन सोया ही रहता। मैं 27-28 मील पैदल चलकर आया था। लैला ने मेरी गैर हाज़िरी को कुछ ज़्यादा ही महसूस किया था। उसने बताया कि वो बड़ी बेसब्री और बेताबी से मेरी मुंतज़िर थी। इस बेताबी की एक वजह तो ये थी कि वो सिर्फ मुझे अपना हमदर्द और गमख्वार समझती थी और दूसरी वजह ये कि उसने मुझे कुछ खबरें सुनानी थी। सिकंदर, लैला ने पूछा, ये कैसे लोग हैं? ये तुम्हारा उस्ताद दीबा और हमीदुल्लाह खान जिसके मतलब तुमने कहा था कि नवाबज़ादा है। क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं सिकंदर, उसने जवाब दिया, उन्होंने उस तरह परेशान तो नहीं किया जिस तरह मर्द अपने कब्ज़े में आई हुई औरतों को परेशान किया करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो रवैया इख्तियार किया और जो बातें की हैं उनसे मैं परेशान हो गई हूँ। सच्ची बात बताऊँ, दोनों मेरे साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन दोनों ने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। हमीदुल्लाह खान की नीयत को तो मैं इसलिए समझती हूँ कि तुमने कुछ ऐसा इशारा किया था कि हमीदुल्लाह खान के साथ शादी कर लूँ। भाई रमेश की मर्जी भी कुछ ऐसी ही लगती है। हमीदुल्लाह खान शादी का ही इरादा दिल में रखकर मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन उसकी बातों में मुझे बनावट सी लगती है और मुझे ये भी शक है कि उसे मेरा चेहरा और मेरा जिस्म अच्छा लगता है। हमीदुल्लाह खान अच्छा आदमी है लैला, मैंने कहा। तुम्हारे लिए यही आदमी मौजू हैं। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। किसी एक की बीवी बन जाओगी तो इज्जत से रहोगी, वरना वो वक्त जल्दी आएगा कि यहाँ तुम्हें हर किसी की बीवी बनकर रहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए हमीदुल्लाह खान ही अच्छा आदमी है। उसने अच्छे दिन देखे हैं। अगर उसे तुम्हारे जिस्म और ज़ाहरी हुस्न के साथ मोहब्बत है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि हमीदुल्लाह खान को यूँ समझो कि हीरों का सौदागर है और हीरो में असल हीरे की पहचान रखता है। तुम्हारी कदर वही कर सकता है, वरना बाकी सब तुम्हें अपने कब्ज़े में आई हुई एक खूबसूरत लड़की समझेंगे जिसकी आहो फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। दीबा क्या कहता है? उसके प्यार में मुझे अपने बाप का प्यार महसूस होता है, लैला ने कहा। हालांकि मेरे बाप ने मेरे साथ कभी प्यार नहीं किया था। किस किस्म का प्यार करता है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करता, लैला ने जवाब दिया। दिन को किसी वक्त बुला लेता है, अपने पास बिठाता है, कभी मेरे सर पर हाथ फेरता है और सबसे पहले ये पूछता है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं। फिर बच्चों की तरह प्यारी प्यारी सी बातें करता है। मैं 2 दिन उसे ना मिली ना उसे बुलाया। परसों की बात है, मैं बाहर बैठी हुई थी तो मेरे पास आ गया और कहने लगा कि तुम इतने दिन कहाँ रहीं? मैंने कहा कि आपने बुलाया ही नहीं। तो वो कहने लगा कि बुलाए बगैर भी कभी आ जाओ। इतने में रमेश भी आ गया। दीबा हमारे पास बैठ गया। सिकंदर, मैंने तो सुना था कि दीबा बड़ा जाबर आदमी है और पुलिस वाले भी उसके साथ सोच समझकर बात करते हैं। ये सुनकर मैं भी दीबा से डरती थी, लेकिन मैं उसके पास होती हूँ तो वो बच्चा सा बन जाता है और जब वो इस हालत में मेरे साथ बातें करता है तो मुझे अच्छा लगता है।
تم نہیں جانتی لیلا، میں نے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دیبا کی زندگی تنہائی میں گزر رہی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ارد گرد دوستوں کا ایک ہجوم اکٹھا کر لے، لیکن اس ہجوم میں بھی وہ تنہا ہوتا ہے۔ تم شاید تنہائی کا مطلب سمجھی نہیں، میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا۔ اس شخص کی زندگی عورت سے خالی نہیں رہی، لیکن کوئی ایسی عورت نہیں جسے یہ اپنی کہہ سکے۔ اپنی سے مراد اپنی بیوی ہوتی ہے، اپنی ماں ہوتی ہے، بہن اور بیٹی اپنی ہوتی ہے۔ ان کا پیار روح کی پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن دیبا ان سے محروم رہا۔ ہاں سکندر، لیلا نے کہا، مجھے یاد آیا، میں نے ایک روز دیبا کے کمرے سے ایک جوان عورت کو نکلتے دیکھا تھا۔ دیبا نے اپنے کمرے کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا، لیکن یہ عورت جب اس کمرے سے نکلی تو دروازہ بند تھا۔ اس گاؤں کی کوئی عورت ہوگی، میں نے کہا۔ لیلا کی ان باتوں سے میں دیبے کی نفسیات سمجھ گیا۔ اگر لیلا کے متعلق اس کی نیت خراب ہوتی تو اسے روکنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لیلا جیسی جوان لڑکیوں کے ساتھ وہ گول گول باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اگر لیلا اسے بری نیت سے اچھی لگتی تو وہ اسے اپنے پاس بلا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیتا۔ لیلا کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھی ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے دل میں لیلا کی وہ محبت بیدار ہو گئی ہے جو اس نے اس عمر تک کسی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ دیبا واقعی جابر اور زبردست آدمی تھا، لیکن محبت ایک ایسی کمزوری ہے جو پتھر دل آدمی کو بھی موم کر دیا کرتی ہے۔ لیلا دیبا کی باتیں سنا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دیبا لیلا سے یہ کہہ بیٹھے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیلا نے انکار ہی کرنا تھا، پھر یہ بتانا مشکل تھا کہ دیبا کا رد عمل کیا ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک خدشہ یہ بھی محسوس ہوا، حمید اللہ خان بھی لیلا کو چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک عورت کے آ جانے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ رکابت نہ دیبا کے لیے اچھی تھی، نہ حمید اللہ کے لیے، نہ ہی اس خفیہ اڈا کے لیے۔ ایک بات بتاؤ لیلا، میں نے پوچھا، تمہیں دیبا اچھا لگتا ہے یا حمید اللہ؟ میرے دل کی بات پوچھتے ہو، لیلا نے جواب دیا۔ تم ہو تو مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن تم عجیب آدمی ہو۔ میں تمہیں جو باتیں کہہ چکا ہوں وہ بار بار مجھ سے نہ کہلواؤ، میں نے کہا۔ مجھے یہ صرف بتاؤ کہ دیبا اور حمید اللہ خان میں سے تمہیں کون اچھا لگتا ہے؟ اچھا تو دیبا ہی لگتا ہے، لیلا نے جواب دیا۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس کے پیار اور باتوں میں مجھے باپ کی شفقت ملتی ہے۔ اگر وہ تمہیں کہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو تو بھی وہ تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں سکندر، لیلا نے جواب دیا، وہ ایسی بات نہیں کہے گا۔ وہ بوڑھا تو نہیں، لیکن اس کی عمر مجھ سے تقریباً دگنی ہے۔ اب تو میں اس کے بلائے بغیر ہی اس کے پاس چلی جاتی ہوں۔ لیلا یہ باتیں سنا کر چلی گئی اور میں کچھ خدشوں اور خیالوں کے بھنور میں پھنس گیا۔ سوچتے سوچتے میرا دل ایک بار پھر عجیب سے بوجھ کے نیچے آ گیا اور مجھے صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ بعض اوقات آنے والے حادثے کا اشارہ سے مل جاتا ہے۔ میرا دل جب زیادہ گھبرانے لگا تو میں دیبا کے پاس چلا گیا۔ حمید اللہ خان اور نور اللہ ابھی سوئے ہوئے تھے۔ دیبا جاگ اٹھا تھا۔ ان لوگوں کی دنیا میں دن اور رات میں کوئی تمیز نہیں تھی۔ یہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے۔ آؤ سکندر بھائی، دیبا نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میں ان لوگوں کے پاس خود بھی جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ وہ اس بارود کا انتظام کریں جس کا تم نام لیتے ہو۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ڈائنامائٹ۔ وہ انتظام کر لیں گے۔ بڑی مضبوط پارٹی ہے۔ میں واپس آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ ہم دونوں کچھ دیر اس دہشت گرد گروہ میں مسلمانوں کو شامل کرنے اور پھر اس گروہ کو زیادہ مضبوط بنانے کی باتیں کرتے رہے۔ لیلا بڑی اچھی لڑکی ہے، دیبا نے کہا، میرے پاس آتی رہتی ہے۔ رمیش کو ہم پر اعتبار آ گیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا ہے کہ یہاں اس کی بہن کی عزت محفوظ ہے۔ مجھے اس کی صرف عزت کا ہی خیال آتا ہے استاد، میں نے کہا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی شادی فوراً حمید اللہ خان کے ساتھ کر دی جائے۔ میں نے دیکھا کہ دیبا ذرا سا چونکا اور اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو اس کے لیے حیرت کا باعث ہو یا اسے میری بات اچھی نہ لگی ہو۔ یہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ دیبا نے بڑے اشتیاق سے لیلا کا نام لیا تھا۔ ہاں ہاں، دیبا نے یوں کہا جیسے بیدار ہو کر بولا ہو۔ اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہاں ہاں، شادی ضرور ہونی چاہیے۔ دیبا چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک بولا،
لیکن سکندر، کیا تم حمید اللہ خان کو اس لڑکی کے قابل سمجھتے ہو؟ ایسی باتیں نہ سوچو استاد، میں نے کہا۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ لڑکی نوجوان ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ کسی آدمی کی ملکیت میں چلی جائے تو کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور نہ اتنے سارے آدمیوں میں یہ لڑکی دشمنی کا باعث بن جائے گی۔ تم جانتے ہو استاد، تم سب کچھ سمجھتے ہو۔ ہاں سکندر، دیبا نے کہا، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو۔